नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर। तो NCERT जो सिलेबस है जैसे CBSE RBSE सभी के लिए ये यूज़फुल है, महत्वपूर्ण है। और ये चैप्टर भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूरी जो बुक है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है। जो शीत युद्ध है इसी के ऊपर बेस्ड है, यानी इसके दौरान, शीत युद्ध के दौरान और शीत युद्ध के बाद क्या क्या घटनाएं घटी वो इस पूरी बुक के अंदर यही कंक्लूजन है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शीत युद्ध का जो जनरल कंसेप्ट है उसके बारे में कि क्या क्या शीत युद्ध कैसे हुआ, क्या क्या कारण रहे और शीत युद्ध के बाद क्या क्या जो नई चीज़ें अस्तित्व में आई, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो बुक है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो आप यही मान के चलो शीत युद्ध ही है। अगर शीत युद्ध ये आपका बेस है, मतलब नींव है एक तरह से, अगर ये क्लियर है तो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ बात करेंगे समकालीन विश्व राजनीति। सबसे पहले तो बुक के बारे में बात करें तो विश्व में जो राजनीति है कौन सी, समकालीन। अब ये समकालीन कौन से टाइम के लिए दिया गया, एक पर्टिकुलर टाइम है जो शीत युद्ध, और उसके बाद का जो शीत युद्ध के बाद का जो टाइम था उसके अंदर जो विश्व की राजनीति हुई उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, उन सभी के बारे में ये बुक है जो दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं शीत युद्ध का दौर। तो सबसे पहले तो देखो हमें ये वर्ड पता होना चाहिए कि शीत युद्ध वास्तव में है क्या। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। अगर इंग्लिश वर्ड की बात करें तो कोल्ड वार है। कोल्ड यानी ठंडा, यानी एक ऐसा युद्ध जो ठंडा का ठंडा ही रह गया, यानी इसकी तासीर है वो ठंडी रही, कभी गर्म हुई नहीं। अगर ये गर्म हो जाती तो तीसरा विश्व युद्ध तो होना ही पक्का ही था, और चौथा विश्व युद्ध होता वो किससे होता, फिर वही लाठी बाटो पत्थरों से वो जंग होता। ठीक है, तो तीसरा विश्व युद्ध इसके कारण नहीं हुआ क्योंकि ये ठंडा ही रहा, शीत मतलब ठंडा का ठंडा ही रहा। तो अब देखो क्या क्या इसके पीछे घटनाएं रही, उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले तो देखो फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था उसके बारे में, जो प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध खूब जनधन की हानि हुई 1914 से, तो इसके अंदर खूब जनधन हानि हुई। तो मनुष्य ने ये सोचा कि भाई ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे, तो इसके फलस्वरूप कौन सी संस्था अस्तित्व में आई थी, वो आई थी राष्ट्र संघ। यानी मनुष्य ने ये, होता है ना कि भाई अब दोबारा ये काम नहीं करेंगे, पछतावा होता है, अफसोस होता है, तो पूरे विश्व को ये अफसोस हुआ और एक ऐसी संस्था निकल कर आई जिससे क्या है ये हुआ कि भाई आगे आने वाले दिनों में ऐसी हम जो दोबारा ये हमने जो त्रासदी की है, मानव निर्मित त्रासदी है, इसको दोबारा हम नहीं दोहराएंगे। लेकिन समय गुजरता गया और समय गुजरने के साथ साथ ही एक जो नई चीज़ आई वो आई 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो अब देखो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो यहाँ तो मनुष्य ने पहले ही कर ली कल्पना कि भाई आगे हम युद्ध नहीं करेंगे, तो द्वितीय विश्व युद्ध और हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक और संस्था अस्तित्व में आई जिसको हम कहते हैं UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो मनुष्य ने अब ये सोचा कि भाई चलो पहली गलती हो गई, दूसरी भी हो गई, लेकिन हम अब ऐसी संस्था लेकर आए हैं कि आने वाले समय में कोई हम ऐसी दुर्घटना जो हमारे मानव निर्मित जो त्रासदी वो दोबारा हम नहीं करेंगे। लेकिन ये तो मनुष्य, खैर ऐसा वर्ल्ड वार तो नहीं हुआ, मतलब बड़े रूप में विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे युद्ध चलते रहे। छोटे मोटे युद्ध जैसे मान लो कोरिया का है, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चाइना का युद्ध हुआ, और भी बहुत सारे युद्ध हैं, गिनती नहीं है जिनकी। तो युद्ध तो छोटे मोटे होते रहे लेकिन उसकी परिणति एक बड़े रूप में नहीं हुई। तो अब यहाँ बात करते हैं 1914 से 1918 तक की, ये शीत युद्ध मतलब क्यों आया। अब जैसे 1917 की बात करें, 1917, जो 1917 मतलब वॉल्शेविक क्रांति। वॉल्शेविक क्रांति के माध्यम से रूस को, यार रूस से मतलब जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ को, रूस को किससे आज़ादी मिली थी, रूस को मिली थी जो जार शासन है उससे आज़ादी मिली। ठीक है, अब तो जार शासन से आज़ादी मिली तो रूस के प्रतिद्वंदी, देखो भाई जो प्रतिद्वंदिता रखते हैं उनको तो जलन होनी है।
तो इसके प्रतिद्वंदी कौन थे? यूएसए था, अमेरिका था और ब्रिटेन था। इनको जलन हुई कि भाई सोवियत संघ तो अब क्या है, प्रोग्रेस कर रहा है, यानी एक तरह से हमारे टक्कर में आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे टक्कर में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए आने वाले समय में नुकसानदायक सिद्ध होगा। और राजा आपको पता है ये सब बनना चाहते हैं, तो यहाँ ये सर्वे सर्वा ये बनना चाहते थे। मान लो यूएसए की बात करें तो ये चाहता था कि मैं ही क्या हूँ, सर्वे सर्वा हूँ। लेकिन यहाँ तक तो बात चलो विचारों की थी, प्रतिद्वंदिता इनके बीच चलती रही। किसके बीच? यूएसए यानी कंपटीशन इनके बीच चलता रहा, प्रतिद्वंदिता तो प्रतिद्वंदिता चलती रही इनके बीच। अब उसी समय क्या आ गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखो दो टीमें थी। एक टीम में कौन थे? मित्र राष्ट्र, और एक टीम में कौन थे? दूरी राष्ट्र। तो दूरी राष्ट्र में कौन थे? इटली, जर्मनी और जापान, ये थे दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में यूएसए था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, सोवियत संघ था, ये सारे किसमें थे? मित्र राष्ट्रों में। तो यहाँ देखो प्रतिद्वंदिता तो इनके बीच में चल रही थी, लेकिन यहाँ यूएसए और जो सोवियत संघ थे वो एक ही खेमे से लड़ रहे थे, दोनों एक ही तरफ से लड़ रहे थे, दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। क्योंकि परिस्थितियाँ थी, और परिस्थितियों में ये कहा भी जाता है कि मजबूरी पड़े जना गद्दान भी गाय बनाना पड़े, बाप बनाना पड़े। तो ऐसी मजबूरियाँ इनकी रही थी जिनकी वजह से इनको क्या है, आपस में गद्दों को भी बाप बनाना पड़ा। ठीक है, आपस में एक दूसरे के दोस्त बने। तो ये मित्र राष्ट्र। अब यहाँ युद्ध में क्या हुआ कि जर्मनी ने सोवियत संघ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो सोवियत संघ को, तो उस समय वहाँ के नेता कौन थे? स्टालिन। तो स्टालिन ने क्या कहा? स्टालिन थे सोवियत संघ के। स्टालिन ने किसको कहा? जो इसके मित्र थे। किसको? यूएसए और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। और यूएसए के कौन थे? रूजवेल्ट। यूएसए के कौन थे? रूजवेल्ट। तो इनके बीच ये मतलब ये सोवियत संघ के जो थे नेता स्टालिन, इन्होंने ब्रिटेन के चर्चिल और रूजवेल्ट को कहा कि भाई आप जर्मनी के खिलाफ एक मोर्चा खोलें, ताकि जो जर्मनी सोवियत संघ को नुकसान पहुंचा रहा है उससे मुक्ति मिले सोवियत संघ को। लेकिन इन दोनों ने क्या कहा? ये टरकाते रहे कि भाई हाँ करेंगे, इस चीज़ को टरकाते रहे। तो अब ये टरकाने में खूब टाइम निकाल दिया, तो ये समझ गया सोवियत संघ, भाई आप किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, दो बार बना सकते हो, ये थोड़ी कि काट की आंडी बार बार थोड़ी चढ़ती है। तो यहाँ सोवियत संघ को ये लग गया कि ये जो बोल्शेविक क्रांति के बाद का जो रूस यहाँ जो पैदा हुआ है, नया जो सोवियत संघ पैदा हुआ है, वो अमेरिका को पसंद नहीं है, ब्रिटेन को पसंद नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, क्या किया बाद में? जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का खात्मा हुआ, वैसे ही सोवियत संघ ने क्या किया? जितने भी संधि और समझौते थे सबको तोड़ना प्रारंभ कर दिया। और इन्होंने जो साम्यवाद का झंडा था वो सब जगह फहराना शुरू कर दिया। जैसे हंगरी है, पोलैंड है, रोमानिया है, चेकोस्लोवाकिया है, कि भाई ये सब क्या है, साम्यवाद के झंडे के नीचे आ जाएं। ऐसे प्रयास सोवियत संघ ने करने शुरू कर दिए। तो अब दो प्रकार की विचारधाराएं यहाँ बन गई। देखो, एक मुख्य तो उद्देश्य यही था कि विश्व में दादागिरी करना, यानी एक छत्र राज करना, एकमात्र महाशक्ति बनना। तो यहाँ एक चीज़ और हुई, जब 1945 की बात करें तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का खात्मा कैसे हुआ? जब जापान के ऊपर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर थे उनके ऊपर परमाणु बम गिराए। यहाँ अगर बात करें तो हिरोशिमा और नागासाकी, जिनको लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से जाना जाता है, उन जो बम थे परमाणु बम, लिटिल बॉय और फैट मैन। तो इनकी किलोवाट क्षमता 15 और 21 किलोवाट क्षमता थी।
तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर इन्होंने परमाणु बम गिराए और बिल्कुल तहस नहस हो गए। आप बुक में पिक्चर देख सकते हो, साइड में पिक्चर देखोगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि कैसे इन शहरों का विध्वंस किस प्रकार से हुआ था, बर्बाद हो गए थे एकदम। और आज भी वहाँ ये परमाणु का क्या अभी भी असर दिख रहा है, जो रेडिएशन है उसका अभी भी असर दिख रहा है। तो यहाँ देखो क्या हुआ कि अमेरिका ने क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिए और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब देखो कई विचारक ये कहते हैं कि जापान, अमेरिका को पहले ही पता लग गया था कि जापान है वो आत्मसमर्पण करने वाला है, सरेंडर करने वाला है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर क्या है, बम गिराए इन्होंने। मतलब जो एक आबादी थी जो बेचारी बेकसूर थी वो मारी गई इसमें। अब कुछ तो ये कहते हैं कि ये अमेरिका की गलती थी, और कुछ क्या कहते हैं, कुछ विचारक जो समर्थन में है इसके कि भाई परमाणु बम गिराना था, वो ये कहते हैं कि भाई युद्ध इससे क्या हो गया, तुरंत समाप्त हो गया था। भाई जैसे जापान ने सरेंडर किया तो युद्ध ऑटोमेटिक समाप्त हो गया। तो अब यहाँ जो विचारक है वो ये, कई विचारक ये कहते हैं कि ये बम गिराने का मुख्य उद्देश्य युद्ध को समाप्त नहीं करना था। बम गिराने का मुख्य उद्देश्य ये था कि सोवियत संघ इनको बताना था कि मैं ही एकमात्र महाशक्ति हूँ, कि भाई थे हो जगह कोई था चीज़ है जी बा काम की होनी, जो हूँ वो सब मैं ही हूँ। यानी अब यहाँ सोवियत संघ को भी ये अफसोस हुआ कि यार अमेरिका ने ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं कि पूरी सृष्टि एक तरफ से तबाह हो जाएगी, इसको भी शौक लगा था। तो सोवियत संघ को भी शौक लगा तो बाकी देशों को तो लगना ही था। तो अब यहाँ अमेरिका का मुख्य उद्देश्य क्या था, सारी जो विश्व है या पूरा विश्व है उसको बताना कि भाई मैं ही एकमात्र क्या हूँ, महाशक्ति हूँ। इसलिए उन्होंने क्या है, परमाणु बम का प्रयोग किया था। तो यहाँ देखो अब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए, ये तबाह हो गए, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का खात्मा हो गया। तो यहाँ देखो दो प्रकार की विचारधाराओं ने फिर जन्म लिया। एक प्रकार की विचारधारा थी पूंजीवाद, और जो दूसरी प्रकार की विचारधारा थी वो थी साम्यवाद। यहाँ विचारधाराओं की अब बात करते हैं। देखो अब यहाँ कोल्ड वॉर जो शब्द की बात करें तो जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे तो एक जॉर्ज ऑरेवल करके थे लेखक, जॉर्ज ऑरेवल, उन्होंने ये शब्द दिया था कोल्ड वॉर। और इसको फिर अपने बर्नार्ड ब्रूस थे, इन्होंने अपने लेखन में प्रयोग किया। फिर कोल्ड वॉर जो शब्द इसको फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है वाल्टर लिपमैन को। इनकी जो बुक का नाम है वो भी क्या है, कोल्ड वाटर क्या, कोल्ड वार ही है। जो वाल्टर लिपमैन है इनकी बुक का नाम भी क्या है, कोल्ड वार है। तो वहाँ से ये जब ये बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, तब से ये क्या है वर्ड जो फेमस हुआ था, तब से ये कोल्ड वार शब्द है वो प्रचलन में आया था। तो अब यहाँ देखो दो प्रकार की विचारधाराएं विकसित हुई। कौन सी, एक तो थी पूंजीवाद और एक थी साम्यवाद। कोल्ड वार के समय पूंजीवाद और साम्यवाद। तो यहाँ जो पूंजीवादी गुट था उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, उसका था अमेरिका, और इसका कौन था, सोवियत संघ, इसका था यूएसएसआर। तो पूंजीवाद तो देखो किसके ऊपर महत्व देता है, ज़्यादा महत्व देता है स्वतंत्रता के ऊपर। भाई सबको खुला छोड़ दो, पूंजीवाद ये कहता है, यानी व्यक्तिवाद है ये। और साम्यवाद किसके ऊपर ज़्यादा जोर देता है, वो देता है समानता के ऊपर। ये तो स्वतंत्रता के ऊपर जोर देता है कि भाई सबको स्वतंत्र छोड़ दो, एक यहाँ जा रहा है चाहे एक यहाँ जा रहा है, एक यहीं रह रहा है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता है, इससे राज्य को कोई मतलब नहीं है। जबकि साम्यवाद क्या कहता है, भाई कोशिश ऐसी करो कि ज़्यादातर ऐसे ही रहें, समान, मतलब समानता के ऊपर ये ज़्यादा जोर देता है। तो एक गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, पूंजीवाद, एक गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, साम्यवाद। यानी पूरा विश्व है वो दो खेमों में बंट चुका था। और इसी समय देखो एक चीज़ हो रही, ये जो सोवियत संघ था इसने भी 1953 में परमाणु बम का आविष्कार कर लिया था। परमाणु बम का यहाँ आविष्कार कर लिया तो लोगों को एक बात तो समझ में आ गई कि भाई अभी जो ये इनके बीच टकराव चल रहा है, प्रतिद्वंदिता चल रही है, वो युद्ध का रूप नहीं लेगी। यानी इन्होंने एक तो कोल्ड वार का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि सीधे परोक्ष रूप से युद्ध ना होकर क्या है, आपस में जैसे धमकी देना कि भाई मेरे हितों की अगर रक्षा नहीं हुई तो मैं युद्ध कर दूंगा। जैसे पाकिस्तान नहीं देता रहता भाई
हम क्या है कि ये परमाणु बम छोड़ देंगे, ये कर देंगे, भारत से युद्ध कर लेंगे। तो ये क्या धमकियाँ देना है ना। तो आपस में वैसे ही अमेरिका और रूस, इनमें भी यही था, अमेरिका जो सोवियत संघ था कि आपस में क्या धमकी भरे यूज है वो काम में लेना। तो इससे क्या हुआ कि जब 1953 में परमाणु बम बन गया तो लोगों को ये लग गया कि भाई अब है एकदम से तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं होगा, क्योंकि इस समय तो जो इनकी क्षमता थी 15 किलोवाट 21 किलोवाट, और जब यहाँ तक पहुँची क्षमता, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आज तो ये मान के चलो आप कोई लाखों किलोवाट के बराबर होगी परमाणु बमों की क्षमता। यानी एक ही अगर छोड़ दिया तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी, कहाँ 15 और कहाँ आप लाख किलोवाट। तो इतना अब आगे परमाणु बमों की जो ये कहें कि पीढ़ी, नई पीढ़ी आ गई थी जो इतनी पावरफुल थी, इतनी खतरनाक थी, तो लोगों को ये लगा कि भाई अब युद्ध तो होना नहीं है। यानी अगर अब युद्ध होगा तो पारस्परिक सुनिश्चित विनाश है, पारस्परिक सुनिश्चित विनाश, जिसको मैड थ्योरी भी कहते हैं। यानी अगर अब युद्ध हुआ तो पूरी धरती का विनाश निश्चित है। तो इसीलिए तो इसको क्या है कोल्ड वार कहा गया। ये सिर्फ क्या है कागजों का युद्ध, वार्तालाप का युद्ध ये चलता रहा, यानी मस्तिष्कों में लड़ा गया युद्ध था ये, एक तरह से क्या है ऑन ग्राउंड कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो साम्यवाद है वो किसके ऊपर जोर दे रहा था, समानता के ऊपर, और पूंजीवाद किसके ऊपर दे रहा था, स्वतंत्रता के ऊपर। तो दो प्रकार की विचारधारा संसार में जन्म ली, और दोनों प्रकार की विचारधाराओं ने क्या पूरे संसार को दो गुटों में विभाजित कर दिया था। क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों जो भी इनके गुट में शामिल होते हैं उनको आर्थिक मदद भी देते, सैनिक सहायता भी देते, तकनीकी सहायता भी देते। तो पूरा विश्व एक तरह से क्या हो गया था, दो गुटों में विभक्त हो गया था। साम्यवाद ये चाहता था कि पूरे विश्व में साम्यवाद का झंडा फहरे, पूंजीवाद ये चाहता था कि पूरे विश्व में पूंजीवाद का झंडा फहरे। तो इस प्रकार से क्या है पूरा विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया था। तो ये तो था जनरल कंसेप्ट किसके बारे में, शीत युद्ध के बारे में। और अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके बात करेंगे शीत युद्ध के जो चरण हैं। ये तो हमने सेकेंड वर्ल्ड वार तक की बात की। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जैसे फुलटन भाषण आता है जिससे वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। भाई कई विचारक हैं वो तो ये मानते हैं कि जो बोल्शेविक क्रांति थी वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी, जैसे हाली वगैरह विचारक हैं। कई विचारक ये कहते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर चलेंगे, क्योंकि पहले का हमने क्या है सारा पढ़ लिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे फुलटन भाषण है, मार्शल योजना है, माल्टो योजना है, ये सारी जो फिर नए नए जो दल आए, जैसे संधियाँ थी, सिएटो है, सेंटो है, फिर ये जैसे इसी के बीच में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये भी हम पढ़ेंगे। ये सारे हम क्या है इसके जो नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनमें चर्चा करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो जल्दी लेकर आएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।